नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात भारतीय राजनीति, पत्रकारिता और बुद्धि से जीने वाले, जिन्हें हम सब बुद्धिजीवी कहते हैं, की गिद्ध प्रवृत्ति पर। उसकी बात कहने से पहले मैं एक अपना घटना बता रहा हूँ। यह मामला मेरे गांव का है। मेरे गांव शोभा छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। ये 80-80 का घटना है। मुझे खूब याद है कि ये आदरणीय इंदिरा गांधी जी के दुखद देहांत के पहले का मामला है। वो इसलिए कि ये एक वाकया मुझे ठीक ठीक याद है। सीन क्या था कि एक मवेशी हमारे यहाँ मर गया। बड़ा मतलब वो गाय थी, बहुत हमारे घर में बड़ा उसका भाव था। काले रंग की गाय, कहा जाता है कि श्याम वर्ण गाय भगवान कृष्ण की प्यारी गाय होती थी। तो वो चूँकि हमारे यहाँ कोई पशुपालन नहीं होता था, लेकिन वो गाय का काले रंग का मिल जाता तो बड़ा घर में मेरा उसका कदर भाव था। वो बड़ा इज्जत था। उसका देहांत हो गया तो वो हमारे यहाँ जो मवेशी उठाने वाले लोग होते हैं, अब मैं उनका नाम चर्चा करूँगा तो एक दूसरा केस खुल जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। मतलब जो लोग मर जाने के बाद पशुओं को ले जाते हैं, हमने उनको सूचना दी। वो आए और लेकर के चले गए। थोड़े समय हुआ होगा कि मेरी माँ ने एक अनुरोध किया कि क्यों ना उसको अपने गाछ वाला खेत, मतलब जो बाग है, बगीचा है, गाछ मतलब हमारे भोजपुरी में बोलते हैं, बगीचा में उसका दफन कर दिया जाए। मतलब उसको जमींदोज कर दिया जाए, उसका वो बना दिया जाए। बड़ा दूध पिया, हमारा बच्चा सब उसका दूध पिया हुआ है। माँ के तरह से थी। वो ले जा करके चीर फाड़ करेगा, उसका चमड़ा उधेड़ेगा, गिद्ध खाएंगे, अच्छा नहीं होगा। हमारे पिताजी बोले कि अब वो जाने दो, लेके गए, मौत हो गई उसकी, अब उसका वही नियति है। मेरी माँ ने मुझको कहा कि नहीं, तुम जाओ, जो लेके गए उनको बोल देना कि हम तुमको पैसा दे देंगे। तुमको उसके खाल से मतलब है ना, तुम खाल जितना रुपया का बेचोगे उतने रुपये से ज़्यादा पैसा मेरे से ले लो, अनाज ले लो, जो तुमको हो, लेकिन मेरे गाय को मेरे खेत में गाड़ दो, मेरे गाय बगीचा में गाड़ दो। मैं ये सोच के गया। मैं जब वहाँ गया, इतने देर में मेरे ही जहाँ उसको दफन करने की चर्चा हो रही थी, वहीं हमारे यहाँ एक नाली सी है, नदी नहीं है, वो एक नाला है। हमारे माझी जमुना से लेकर के और मोहली गंगा तक के लिंक है। वो वहाँ के पानी और यहाँ के पानी को बीच में जोड़ता है। मतलब नदी में उफान आता है ना, तो नाली भर जाती है, बरसातों में भर जाती है, मछली उछली होता है। आमतौर पर वो सूखा रहता है। उसी नाली में उसको छील रहे थे। जब तक मैं पहुंचा तब तक वो छीलने में लगा। उनका बड़ा फास्ट काम था। वो छील छाल के खाल वाल निकाल करके छोड़ दिए थे, छोड़ करके चले गए। मैं अपने घर आया। मैं उनको बोला कि माँ तो छील उल दिए बड़ा जल्दी। मैं बोला हाँ, वो सब तो अपने औजार लेकर के आए थे और अपने जहाँ तुम बगीचा में कर थे वो अपने नाले में तो छील दी। बोले यार अजीब बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि काम करो, जाओ उनको बोलो कि कोई बात है, तुम छील दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तो दफन कर दो कि उसको गिद्ध ना नोचे। मैं इसके पहले कि घर से आकर के दोबारा गया तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में, तब गिद्ध हुआ करते थे, सैकड़ों की संख्या में गिद्ध, मतलब इतने ज्यादा हिंसक हो गए थे गिद्ध वहां पर कि हम जाके हम लोग पत्थर उथल मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम पर हमला कर देंगे। उन गिद्धों की हिंसक स्वभाव से मैं, अरे बात से मतलब आप 80-80 में समझिए, बच्चा ही रहा होऊंगा ना। मैं डर गया। मैं वापस आ गया। माँ मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ बड़ा गिद्ध है। तो मेरी माँ बोला तुम मत जाने, तुम आँखों को फोड़ देंगे वो सब। फिर बड़ा वो जिद आया। हम लोग गए बंदूक लेकर के कि फायर करेंगे तो उड़ जाएंगे पंछी। जब तक हम लोग गए वो गिद्ध उड़ चुके थे, क्योंकि उनके पास अब कुछ रह नहीं गया था, सिर्फ खाल का कंकाल रह गया था। हमारे गाय का मांस नाम का कोई चीज वहां था नहीं।
हथरस में जो मैं सीन देख रहा हूँ, पता ना क्यों मेरे मन में ऐसे लग रहा है जैसे वो वही गिद्ध थे का जो हमारे वो गाय को खाने के लिए आए थे हमारे बगीचा में आज से 30 साल पहले। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि एक बार पहलू खान, उसका क्या हुआ कैसे हुआ इस पर मैं चर्चा नहीं करता, वहाँ पर राजनीतिक पर्यटन खूब चला। आज उनमें से किसी लोग जो वहाँ पर जा करके बड़ी संवेदना व्यक्त कर रहे थे, बड़ा फोटो खिंचवा रहे थे, बड़ी लानत मनात बोल रहे थे सरकार को, उनमें से कोई भी आदमी इस टाइम पहलू खान के परिवार की क्या स्थिति है जानने नहीं गया, ना ही टेलीफोन किया, ना ही कोई ट्विटर पर कोई बयान दिया कि भाई पहलू खान की स्थिति क्या है। एक संसद में कलावती नाम का वर्णन हुआ था, श्री राहुल गांधी जी ने उसका नाम लेकर के संसद में उल्लेख किया था। इस टाइम कलावती भीख मांग रही है, उसकी सीन ये है, एक समाचार वाले ने दिखा दिया था एक चुनाव के दौरान कि ये वही कलावती है जिस कलावती को लिया गया था। एक और लड़की थी, उसने इंदिरा गांधी ने उनको अपना बेटी घोषित किया था, गोद लिया था, पूरा तमाशा हुआ था कि मेरी गोद ली बेटी है, उसका शायद कुछ क्या हुआ उस बड़ा पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नेताओं के प्रवृत्ति पर जा रहा हूँ। वो लड़की भी आज भीख मांग रही है, उसका घर नहीं है, कच्चा मकान है, जिस तरह से आम गरीब के मकान होते हैं। अब वो इंदिरा जी अपना आए, उन्होंने उसके लिए अपना गोद वोद लेने का कार्यक्रम किया, सिंपैथी गेन की, चली गई वो अभी उस तरह से इसी तरह से है। वो अखलाक हुआ, पहलू हुआ, जो भी हो, जो लोग थे वो सब के सब अभी किस स्थिति में किसी को पता नहीं थे। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि अखलाक को मिलने के लिए सब जा रहे हैं। अखलाक का देहांत दुखद था, किसी का भी देहांत होने, अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो आप किसी को मारिए मत, ये अधिकार आपके पास नहीं है। आप किसी को मार तभी सकते हैं जब आप जन्म दें, आपने जन्म नहीं दिया, निर्माण तो आपसे हो ही नहीं सकता ना। निर्माण तो ईश्वर ने किया है या वो अदृश्य शक्ति ने किया है, जिसको हम सब ने देखा नहीं है। जीव बनाने का क्षमता है आप में कहाँ है, तो जान लेने का भी क्षमता है आप में नहीं है, मेरा ये मानना है। लेकिन दुखद देहांत हुआ। उस वक्त एक हमारा फौजी एवलांच में, मतलब वो जो बर्फीली तूफान आती है उसमें दब करके शहीद हो गया था। वो अपने जीवन और मौत के बीच जूझ रहा था आरआर हॉस्पिटल धौलाकुआ में। जितने लोग पहलू खान को मिलने जा रहे थे ना, वो बड़ी दूरी थी, उसका घर और आरआर हॉस्पिटल की दूरी में कोई मुकाबले नहीं, वो सैकड़ों किलोमीटर था और ये 10 किलोमीटर भी नहीं था अरविंद केजरीवाल के घर से, राहुल जी के घर से। लेकिन एक भी आदमी उस फौजी को पूछने नहीं गया आरआर हॉस्पिटल में कि भाई देखो ये मेरे देश का जवान है, इसने, इस पर हम सबको अभिमान है, हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री टेम्परेचर पर फौज के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, देश के शान को झुकने नहीं दिया और उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें इसके प्रति संवेदना है, क्योंकि फौज वोट बैंक नहीं है और हमारे देश में पाकिस्तान की तरफ से फौज को राजनीति पर ऑक्यूपाई करने का राइट नहीं है। हमारी फौज इतना सहिष्णु है, इतना बढ़िया है, चूँकि वो वोट बैंक नहीं, इसलिए नहीं किया था। मैंने ये वीडियो लगाया था, अगर किसी को संदेह हो तो मेरे यूट्यूब पर देख ले या इसी पर देख ले। आज फिर मैं उसी तरह का एक उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे पहले तो प्राप्त सूचना के अनुसार वो जो लड़की मरी है उसका हत्या, वो हत्यारा ही नहीं है जिस पर इल्जाम है। मैं एक किसी सूचना का आधार पर कह रहा हूँ, इसकी सत्यता मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक कुछ उदाहरण दूंगा। लड़की की माँ और लड़की की भाई अलग अलग बयान बदल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर तो छोड़ दिए। वो तो साफ साफ पहले बार कह रहे हैं कि जी झगड़ा हो गई, फलाना होगा, ढिमका हो गया। आप एक कल्पना करें कि उन्होंने कहा क्या है कि हम लोग घास काट रहे थे, घास दराती, मतलब हमारे यहाँ हसुआ बोलते हैं, इधर उत्तर पश्चिम उत्तर दराती बोलते हैं, बड़ी धारदार होती है, मतलब हाथ कट सकता है अगर काटे तो। उनका कहना था कि वो एक लड़का आया था और आप 3 लोग थे, उन तीनों में से किसी के हाथ से जब आपका जान जा रहा है, आप देख रहे कि मेरी बिटिया की जान ले ली, कमर तोड़ दी, जबान काट दी, विभत्स स्थिति हो गई, तो वो लड़की ने भी कहीं दराती उराती मारने का प्रयास नहीं किया। अपनी जान बचाने में तो आदमी अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा ना भाई। तो उसने कहीं भी कुछ हमला उनके शरीर पर नहीं किया, क्योंकि वो चारों बच्चे जिनको उन्होंने नामित किया है उनका खरोच भी शरीर पर नहीं है, उनके कपड़े तक नहीं फटे हैं। कपड़ा तो मान लो बदल लिया, कपड़ा मान लीजिए वो कपड़ा तो एकदम फट फुट गया था जी, वो नया बदल लिया, भाग गया था तो।
लेकिन शरीर पर खरोच, चेहरे पर कहीं खरोच, कहीं उसने दराती मारा हो, दांत काटा हो, कहीं उन्होंने नाखून ही खींच दिया हो, जबरदस्ती में किसी का गला दबा रहा है तो हो सकता है उसका हाथ ऐसे, उसका दोनों हाथ से गला दबा रहा है तो उसका तो दोनों हाथ फ्री है ना, उसका दोनों हाथ से उसका हाथे दबाई होती, कहीं पर कहीं कोई ऐसे ऐसे कुछ खरोच उरोच हुआ होगा, कहीं है क्या उन लड़कों में कहीं कोई खरोच कहीं? अब देखिए कुछ नहीं हुआ ना, ये देखिए ये चमड़ा ये बदल गया नहीं, बाल का रंग अगर ऐसे ऐसे करने से निशान पड़ जाता है, काटना उतना तो बड़ी दूर की बात है। तो क्या ऐसा उन लड़कों के पास है? नहीं है, मतलब वो बच्चों में थे नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि मामला क्या है, अब मैंने गिद्ध प्रवृत्ति की राजनीति, पत्रकारिता और बुद्धिजीवी को कहा, मैं उसकी आपको विधिवत व्याख्या कर रहा हूं। ये मान लिया कि उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि ऐसा घटना हुआ होगा और सब लोग हमारे जैसे समझदार नहीं जो सोचे क्योंकि उन्हें तो गिद्ध प्रवृत्ति यहाँ पर वोट मिल रहा है, मोदी जी को घेरने का मौका मिल रहा है, तो इतना एक्सप्लेन अपने आप को क्यों करें? मान लिया एकदम ठीक है, आपका काम है राजनीति करना, आपको मौका मिला है, एक हत्या तो हुआ है भाई। देखिए चाहे लड़की के परिवार वालों ने उस लड़की को मारा या इन लड़कों ने मारा या कोई और मार गया, सच्चाई तो ये है कि एक लड़की मरी है उत्तर प्रदेश सरकार में, पूज्य योगी जी की जहाँ पर सरकार है, जहाँ कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है, जहाँ कानून व्यवस्था की कसम बाहर के लोग खाते हैं, जहाँ योगी जी के काम करने के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का दुनिया दीवाना है, वहाँ पर एक लड़की का हत्या हुआ। ये तो फैक्ट है भाई, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। और उसको पीट पीट करके मारा गया, मतलब बिल्कुल आसान, गला काट करके जहर दे करके फांसी लगा कर नहीं मारा गया, उसकी पिटाई हुई है और पिटाई होने में 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगा होगा, मतलब उसके साथ एक तरह से अत्याचार तो हुआ है। उस अत्याचार पर विरोध करना बिल्कुल विरोधियों का काम है, लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको हथरस पर तो पूरा बवाल है, आप हथरस से बलरामपुर भी चले जाते हैं ना, बड़ा कम दूरी है, दिल्ली से आप हथरस जाइए, हथरस के बाद थोड़े दूर पर बलरामपुर, लेकिन आप बलरामपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं? यही मैं गिद्ध प्रवृत्ति का आपको बता रहा हूँ। गिद्ध प्रवृत्ति इसलिए कि भाई देखिए हाथरस में क्या है कि वहाँ का सांसद शेड्यूल कास्ट का है और वहाँ पर बहुत थोड़े घर वाल्मीकियों का है, बाकी वो क्षत्रिय लोगों का घर है। अब वाल्मीकि समाज का सांसद और क्षत्रिय समाज के लोगों के प्रति उसकी बेकुटी तो टेढ़ी होगी, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का, एक हरिजन प्रधान आया था, वहाँ पे एक क्षत्रिय पुत्र आया अपने किसी काम से कराने के लिए, तो आते बोला कि आपने पाँव छू के प्रणाम नहीं किया, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो लड़का बोला भी प्रणाम किस बात का, तुम प्रधान है, मेरा चिट्ठी लिख, तेरा काम है तो वह नहीं लिखूंगा। बोला क्यों नहीं लिखेगा? भाई इसलिए कि तू आते प्रणाम नहीं किया मेरे को, तुम लोग छत्री छत्री घूमते रहते हो, मैं प्रधान हो गया ना, तेरे को प्रणाम करना ही पड़ेगा। वो बोला हम काम नहीं कराएंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम श्रद्धा से किया जाता है, प्रधान को प्रणाम नहीं किया जाता। वीडियो वायरल हुआ था, वो बड़ा अक्कमकल प्रधान था, उसने पुलिस में केस कर लिया, प्रधान का मामला था, पुलिस आ गई, कहा मतलब उसने चलो एक तरह से बेबुद्धि वाला आदमी था, अगर बेबुद्धि वाला नहीं होता तो इतना बवाल नहीं करता। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे चोरी पाकेटमारी किया, ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने कहा उसको अपने बेबुद्धि की वजह से कि देखो जी मैं प्रधान जी हो गए, प्रणाम नहीं किया है। तो दरोगा बोला कि प्रधान जी प्रणाम ना करने पर तो कोई केस नहीं है। बोला कैसे नहीं पड़ा है, ये लोग ठाकुर है, इसको प्रणाम करवाने के लिए हम राजनीति में आए हैं, हम प्रधान इसीलिए बने कि पूरा क्षत्रियों का गांव है, ये सब के सब मुझको प्रणाम करेंगे क्षत्रिय ब्राह्मण। दरोगा बोला कि ये कानून में तो नहीं है कि प्रणाम करे, प्रणाम कराने लगे तो आपको इज्जत करवाना पड़ेगा, आप इतना बढ़िया काम करेंगे इज्जत करें। बोला तू मत बोले, तेरे बोल भी बोल दूंगा। तो वो जो एमपी साहब है उनको लगा होगा कि भाई इसी मामले में लपेट लिया जाए इन लोगों को, और ये चर्चा है कि जितना मामला विभत्स हुआ ना वो सांसद महोदय के वजह से हुआ है, उनका ही कुछ गेम है। अब सांसद महोदय क्षत्रियों को, लड़कों को और ज्यादा बर्बाद करने के लिए उसे जाकर जेल में मिल लिया, जेल में मिलकर बाकायदा उसका सूचना लिख के कि मैं उनको मिलने गया था, ताकि भारतीय जनता पार्टी की भी जग हसाई हो, छीछालेदर हो कि एक तरह मुजरिम को जेल में मिलने गए हैं। ये बड़ा पॉइंट, ये बहुत सोचने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है कि कितना बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातीय राजनीति का इंटरनल कलह चल रहा है। ये सब भाजपा को बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि जितना भाजपा जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रही है, धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है, वो सब उसके ही काम आएगा, उसके आड़े आएगा। उसी का चुना हुआ सांसद आज उसी के सरकार को अनकंफर्टेबल कर दिया है। आज जो ज्ञान था वहाँ एमएलए सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो लोग कितना बढ़िया उसके इसको बिगाड़े हैं, ये सब दुनिया देख रही है। तब सवाल है कि हथरस में मामला क्या है? हथरस में मामला है कि
पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पत्रकार ने टीवी पर कहा था, उसके यूट्यूब पर लिंक है, सब लोग भारत में बहुत चला हुआ यूट्यूब लोग, कि देखिए भारत को कमजोर करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, क्योंकि आप इकोनॉमी में कमजोर करेंगे नहीं, सैन्य बल में कमजोर करेंगे नहीं, बाहुबल में कमजोर करेंगे नहीं, किसी बल में आप भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, एक रास्ता है, उसने नाम रखा था कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे लोग वहां पर हिंदू को आपस में जातीय कंफर्टेबल में बांट दें, ठाकुर को छत्री पंडित से लड़ा दें, शेड्यूल को यादव से लड़ा दें, मतलब आपस में जातीय संघर्ष करावें, उसी पर भारत कंफर्टेबल होगा। हो सकता है उसमें एक टूट आ जाए। आजमकाना भाई को नमस्कार। और ये अभी दिख रहा है कि हमको यहाँ पर, चूंकि हथरस में क्या है कि हिंदू है, एक हिंदू वाल्मीकि है और एक हिंदू क्षत्रिय है। अब यहाँ पर पूरा मसाला है, वाल्मीकि के नाम पर क्षत्रिय उन्माद जी, क्षत्रिय पीट रहा है, क्षत्रिय उन्मादी हो गए हैं, ये कहने का मौका है। लेकिन अब बलरामपुर में जाएंगे तो लड़की दलित है, कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार, वहां पर लड़की दलित है और लड़का मुसलमान है जिसने उस पर बलात्कार किया, और वो लड़की माइनर है, उसमें भी गैंगरेप है, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उसके साथ बलात्कार हुआ है, और बलात्कार करके उसी अस्पताल के सामने छोड़ दिया गया, एक रिक्शा वाला उसके घर छोड़ा। लेकिन ये कोई राजनीतिक दल वहां नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके आका जो वहां पर पैसा दे करके इनसे आंदोलन करवाते हैं, यहाँ पर बवाल कटवाते हैं, वो कहेंगे कि अबे हरामजादो, मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी को चाहिए मेरे पर केस कर दे। वो जो पाकिस्तान से, विदेश से जो एनजीओ के माध्यम से पैसा आएगा, वो सीधे गाली दे बोलेगा, अबे हरामजादे, तू मुसलमान के बलात्कार करने पर उठा रहा है साले कुत्तों, इसीलिए तुमको पैसा दिया था, हरामी के सुअर का औलाद, क्यों गया बे वहां जा वाल्मीकि और क्षत्रिय वाले मामले में, इसी डर से कि कहीं उनके आका, उनकी माँ बहन की गालियां ना देने लगे टेलीफोन पर कि पैसा तेरे को जूठन चाटते साले कुत्ते, हमारा तलवार चाटते हो तुम लोग, तुम वहां चले गए। इसी डर के मारे वो सब बलरामपुर में कोई भी नहीं गया, क्योंकि वहां मामला, हाँ सुजीत, हाँ सुभाष बाबू, वहां पर मामला यह है कि एक मुसलमान ने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया, लेकिन इनकी ऐसी तैसी हो रही है क्योंकि उनके आका का चंदा है, वो कहेंगे कि भाई यहाँ इस मामले पर नहीं बोलना है। आज दलित के लड़ाई लड़ने वाला चंद्रशेखर भी चुप है, क्योंकि उसको भी भीम कोलिब्रेशन के लिए चंदा आता है। राजनीति, कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब लोगों को उसमें लग रहा है कुमार श्रीकांत जी कितना पैसा फंडिंग हुआ है। कुमार श्रीकांत जी तो अभी जांच चल रहा है, क्योंकि उसमें एनजीओ में अब पीएफआई का भी नाम आया है कि उसमें भी आया है, क्योंकि इसमें जितने लोग भी दिल्ली दंगों में सक्रिय थे वो सबके सब वहां पर दंगा भड़काने के लिए चले गए। एक वेबसाइट आया हुआ है, जिस वेबसाइट में किस तरह से करना है, व्हाट डू व्हाट नॉट डू वाला प्रकरण सामने आया हुआ है, और वो पूरा ओपन हो रहा है। आप चिंता ना कर कुमार सिंह, वहां पर जोगी जी हैं, वो तो कबर खोद करके नीचे से निकाल लेते हैं साजिश और मुजरिम को, ये तो अभी कबर में गए भी नहीं है, वो निकाल लिए जाएंगे। लेकिन बदनामी तो हो गई सरकार की, जो हाइप मिलना था, जो विरोधियों को स्पेस मिलना था, वो तो मिल गया। कुमार श्रीकांत जी, आप भी अपने 5 बजे के सत्यनसीब भारत में बहुत बढ़िया मुद्दा उठाते हैं। आप बताइए, आप तो चीज़ों को समझ सकते हैं। जो लोग हथरस गए हैं उन्हें बलरामपुर होते हुए आना चाहिए कि नहीं? उन्हें एक बार बलरामपुर में भी बलात्कार हुआ है ना, मान लो जयपुर जाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हथरस वाला तो बलरामपुर जा सकता है। हमको बताइए कि क्यों नहीं बलरामपुर गए? क्यों? इसीलिए ना कि वहां पर एक मुसलमान के द्वारा दलित पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। और मैं क्यों ना कहूं कि वो जो लोग इनको चंदा देते हैं, क्योंकि अगर चंदा नहीं देते, दोनों बात, मेरी बातें गलत हो सकती है, मैं मनगढ़ंत कह रहा हूं कि मेरे पास सबूत थोड़े, मेरे सामने तो चंदा थोड़ा दिया है, मैं तो आकलन कर रहा हूं कि अगर चंदा नहीं दिया है उन लोगों ने, तो क्यों बलरामपुर की लड़की नहीं थी? मतलब वो दलित नहीं थी, सिर्फ हथरस वाली ही दलित है। बलरामपुर की दलित मतलब तुम जिला बदल जाने से जात बदल गया, मतलब वो दलित नहीं रही, बलरामपुर दलित रही। या अगर क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ अगर कोई बलात्कार करते हैं वहां पर दलित है, और अगर मुसलमान करेगा तो कोई बात नहीं, तो भाई बहन वाला मामला, ये तो बलात्कार बनते ही नहीं। क्या ऐसा हो गया हमारे नेताओं की नजर में? क्योंकि कलकत्ता से ममता बनर्जी का चमचा भी वहां पर गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में उसका कोई प्रधान भी गांव का नहीं है, मेंबर भी जो मेरे ख्याल से तृणमूल के 2-4 लोग भी नहीं होंगे, कहीं कोई इकाई, जिला इकाई नहीं है, प्रदेश इकाई भी नहीं है। वो डेरेक ओब्रायन वहां गया था अपना ड्रामा करने के लिए, क्योंकि एनजीओ में जितना रहनिया मुसलमानों को
बसाने और उनके लिए पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने का पैसा मिलता है, ये तो ओपन हो चुका है कि डैरेन ओब्रायन का सारा खिस्सा ही रेहानिया मुसलमानों के लिए है। वो जो राज्यसभा में उसकी बिलबिलाहट थी, वो जो किताब फाड़ने का गंड था, वो इसलिए नहीं था कि वहाँ पर बिल पास हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि अगला जो सूचना आने वाला सीए वाला, जो रेहानिया वालों को भगाने की बात आई है, उसकी पूरी राजनीति उन्हीं को चंदा और उनके जूठन पर चल रहा है, उसकी राजनीति वहाँ थी। यहाँ भी योगी जी के यहाँ वो इसीलिए गया था कि वो जो चंदा देने वाले लोग हैं, उसके बाप लोग, उनको बताएगा कि हे पूज्य पिताजी, हमारे जैविक नहीं तो कम से कम आर्थिक ही पिताजी, आपके दिए चंदे से मैं देखिए बलभूत हुआ हूँ और योगी जी के सरकार में नाको चने चबा रहा हूँ। जो सरकार भारत की सरकार है, भारतीयों की सरकार है, भारतवंशियों की सरकार है और भारतीयों के लिए है। इन्हीं सब कारणों के लिए वहां पर इस सब तक बवाल होता है। तो हम जैसे लोगों को इस विषय पर तो साफ और स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों हथरस में आप जा रहे हैं और बलरामपुर में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हथरस में भी दलित थी और बलरामपुर में दलित थी। अंतर ये है कि हथरस में दलित जो जिन पर इल्जाम है, हथरस वाला तो अभी करीब करीब प्रमाणित हो गया है कि वो घटना नहीं है। कुछ मामलों में तो ये आ रहा है कि शायद ये मामला ऑनर किलिंग का है, क्योंकि लड़के के बाप ने जो एक टीवी पर बयान दिया है वो बहुत छोटा है, hindinews.com है, वो बहुत छोटा है चैनल, लेकिन वो भी चैनल है। चूंकि अब बड़ा चैनल और छोटा चैनल तो इस बात पर देखा जाएगा कि कौन कितना बवाल कर रहा है। तो उसने ये कहा था कि ये इन दोनों लोगों का पहले से संबंध था। हमने उनके मोबाइल पर बात करते देखा तो हमने लड़के को बड़ा पीटा था, लेकिन लड़का माना नहीं। उस दिन भी यही थी जिस वक्त वहाँ पर झंझट हुआ, मेरा लड़का भैंस को पानी दे रहा था और मेरा पूरा गांव के लोग, चूंकि चौपाल यही थी, 4 बीघे में के कितने बीघे में चौपाल है उसके घर के सामने, चौपाल पर सारे लोग बैठे होते और सब देखें। वो जो वहाँ पर ठाकुर समाज के लोगों ने बैठकें की है, वो इसलिए किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस वक्त ये वारदात बताया जा रहा है, ये लड़का तो सामने भैंस को पानी दे रहा है, पशुओं को पानी दे रहा है, फिर वहाँ वो वारदात में चला कैसे गया। इस विषय पर कहीं कोई चैनल पर चर्चा नहीं हो, कहीं कोई राजनीतिक दल चर्चा, किसी ने कहा नहीं, एक प्रश्न नहीं करा कि मे बी कोई नहीं करा कि शायद ऐसा कभी हो सकता है, बस सोच तो लिया जाए। क्योंकि अगर आप कुमार श्रीकांत जी, आप तो पत्रकार हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहली बार उन लड़की की जो वीडियो आया है अस्पताल में, वो ये कह रहा है कि जी पुराना रंजिश से गांव में रहने में तो झगड़ा झंझट हो ही जाता है, वहाँ ने मार दियो है। छेड़छाड़ बलात्कार जैसा घटना नहीं थी, ना तो लड़की ने बताया ना लड़की के माँ बाप ने बताया। पूरे टीवी पर राजनीति में करा, जबान काट दी, रड़ी तोड़ दी, फांसी लगा दी, बलात्कार कर दी। अब एक कम अकलो, अगर जबान कट जाता है तो बोल नहीं पाता आदमी, क्योंकि जबान ही ओठ और तालू और दांत को टच करता है तो साउंड निकलता है, बिना जबान का साउंड निकल ही नहीं सकता। ये जबान ही है जो लाट पर ल लगाएगा, दंत पर दांत में लगाएगा, पर ओठ के माध्यम से जीभ करके ध्वनि निकालेगा। अगर जबान ना हो तो आदमी बोल नहीं सकता। जबान सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होती, जबान बोलने के लिए होती, तो कोई बोल नहीं पाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा है और मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो पत्रकार लोग हैं, अब क्या कहूँ मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कौन कहता है कि गिद्ध विलुप्त हो गए। गिद्ध हमारे नेता, पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवी नाम पर हमारे समाज में जी रहे हैं। मामला यूपी का हो, बिहार का हो, जिस केस का हो, क्योंकि आखिर ये सारे नेता लोग जो मातम मनाने गए हैं, इसमें से एक आदमी भी पाल घर में उस निर्दोष साधुओं के घटना पर कोई आवाज उठाया? वहां कहा कि माम लिंचिंग का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस उसको लेकर के सामने रख रही है और पुलिस को सामने कर रही है और उसको पीट दे रहे हैं। इनमें से एक आदमी, जितने नेता आपको वहां पर दिख रहे हैं गिद्ध वाले, इनमें से एक भी गिद्ध वहां टटराया कि भाई पाल घर के मामले का भी जांच किया जाए, क्योंकि उसमें तो वीडियो पर साफ दिख रहा है कि पुलिस वाला ले आकर के भीड़ की जिम्मे दे देता है और निर्दोष निहत्थे साधु को पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। क्या कोई यहाँ पर इस विषय में चर्चा किया? हथरस वाला कांड में तो मुंह का बयान है, अलग अलग कारण जी, छेड़खानी हुई, मारपीट हुई, ये हुई, लेकिन वहां पाल घर वाले में तो वीडियो है भाई, बाकायदा वीडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग है, लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इससे धीरे धीरे हम जैसे लोग, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, वो जाने, उसको प्रचार करें, उसका प्रसार करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और खुद भी वीडियो बनाएं, खुद भी ट्वीट करें, प्रधानमंत्री को ट्वीट करें, पत्रकारों को ट्वीट करें, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को टैग करिए और कहिए कि हे देश के कर्णधार, हे मानव
में श्रेष्ठ, हम आपकी कलई पहचान चुके हैं। आप पाल घर में चुप हैं, सीबीआई जांच का कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर पूरे ठाकुर समाज को बंधक बना दिया गया, पूरे 4 घर दलित का है और पूरे गांव को बंधक बना लिया एक दलित परिवार। आप समझिए कि अगर पूरा घर दलित का एक राजपूत होता तो क्या होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने क्या किया कि वो घर बनाए थे और घर बना करके अपने में से 20-25 गज जमीन दे दिए थे कि भाई तुम ले लो अपने यहाँ के। वो बस गया और वो पूरी गली ना ठाकुर और बनियों की है और एक ही वो दलित का घर है। अब जब वो आया था उसको तो साइकिल मोटरसाइकिल वाले थी नहीं घटना। अब एक मोटरसाइकिल आया तो भाई 20 गज में मोटरसाइकिल कहाँ रखेगा, तो वो मोटरसाइकिल इधर रखने लगा। उसने बोला मोटरसाइकिल नहीं करेगा तो मैं ST में केस कर लूँगा कि पूरे क्षत्रिय लोगों का, पंडित लोगों, सोर समाज की गली है जी, हमको जाति सूचक कह रहे हैं। अब सारे के सारे लोग सहमे हुए हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको ऐसा टांग दिया है, हमको लटका दिया है कि हम हाथ बांध के खड़े रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। ये बताना पड़ेगा देश के जनवासियों को, ये बात आह्वान करनी पड़ेगी कि आपने हमको इतना लाचार कर दिया है कि एक घर वाला कह रहा है कि हम अभी फोन करेंगे पुलिस को। अब 6 महीने तुम अंदर रहोगे, तब तक तुम्हारे घर के परिवार का क्या हाल होगा समझ लेना। अब आदमी शहर में कमाने आया है, 6 महीने हुए जाने के बाद तो उसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे। लॉकडाउन में कोई भीख भी नहीं देगा क्योंकि खुद के लिए, तो आपको कैसे देगा। ये स्थिति बना गया है। तो हम सब लोगों को प्रधानमंत्री को टैग करके ये बात करनी, हर चिट्ठी प्रधानमंत्री को मेल करो, व्हाट्सएप करो, ट्वीट करो, उनको बताओ ताकि प्रधानमंत्री जी को पता चले कि भाई रियल में हो क्या रहा है। ये पता चले प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता असल में कह क्या रही है, असल में देश की जनता चाह क्या रही है, देश की जनता की क्या मांग है। तब जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा कि भाई देश की जनता इन सब बातों से कितने व्यथित है, कितनी दुखी है। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, लेकिन आप आम जन तो राजनीति ना करें। आम जन तो कम से कम इन चीजों को समझे और जब उनको मौका है वोट के माध्यम से, उस वक्त उनको बोले कि भाई तुम हथरस गए थे, बलरामपुर नहीं गए, तुम पहलू खान पर चिल्लाए, पाल घर वाले संतों पर नहीं चिल्लाए, तो इस तरह से आपका चिल्ले चिल्ले में हम आपका नहीं होंगे। अगर एक बार ये आवाज उठ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संजय सिंह नाम का ठाकुर उत्तर प्रदेश में नहीं कहेगा कि सिर्फ ठाकुरों की चलती है, ब्राह्मणों की पिटाई हो रही है, बाकी जात परेशानी, क्योंकि उसको मालूम है कि वोट के दाम में कहूँगा याद है मैं संजय सिंह आपका अपना ही भाई हूँ भाई। अब हम लोग भूल जाएंगे कि यार ये कितना कमीन आदमी है, भाई कह दिया हम उसी में लट्टू हो गए। ये बात को चुनाव के टाइम में याद रखना। अभी बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में हमें भूलना नहीं चाहिए, हर जगह बताना चाहिए कि लवली आलम बेशक लालू जी के पार्टी में आ गई हो, ये वही बेटा है जिसने आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा था कि ये उनके जाने आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लोटा पानी से समुद्र को कुछ नहीं होता, जो है सो हम हैं, ये रघुवंश बाबू कुछ नहीं है। बताना पड़ेगा कि उनका दूसरा बेटा कह रहा था कि हमें स्वर्ण समाज का वोट की जरूरत ही नहीं है, वो अपना वोट अपने पास रखें, हमको हमारे एमवाई कॉम्बिनेशन से हम सरकार बना लेंगे। ये बात बतानी पड़ेगी चुनाव में। ये सब चुनाव के टाइम में आप वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें। एक बार समाज जागरूक हो गया, आप समझ लीजिए, एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूं, जब राजनीति की बात चल गई है तो मलाह के नाम पर एक साधारण आदमी उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। दुसाध के नाम पर एक आदमी कैबिनेट में मंत्रालय लिए हुए, 4-4 लोग परिवार में सांसद विधायक है और खुद ही सरकार बनाने की नाम पर ले रहा है, और हम लोगों में से कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा। ये है आपके अपने ना होने का, अपने आप की शक्ति ना पहचानने का कीमत। आपकी स्थिति उस हनुमान की है जो लंका के घाट पर बैठे हुए हैं कि अब क्या करें। तब जामुन आते हैं और कहते हैं कि क्यों चुप बैठू बलवाना। तब उनको याद है अरे यार मैं तो समुद्र लाद सकता हूँ, आप भी समुद्र लाद सकते हैं। आपका हर काम, बिहार इलेक्शन आया है, आप बिहार में जाकर बताइए कि लालू प्रसाद के बेटे ने रघुवंश बाबू के लिए कहा था कि ये चले जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उनको बताइए कि ये लोग कह रहे थे कि हमको सोलह समाज की वोट की जरूरत ही नहीं है। याद कराइए लोगों को, मोहर मारने से पहले उनको याद आएगा, एक बार स्टिक हो जाएगा। लोगों ने बटन दबा दिया, तलवे चाटे गए आपका। ये शेड्यूल के लिए मोदी जी क्यों शास्त्रांग हो, क्यों तलवे चाट रहे हैं? क्योंकि मालूम हुई इकट्ठा वोट देते हैं और हम लोग छुट्टी के दिन ताश खेलते हैं।
इलेक्शन जिन्हें होता है हम ताश कहते हैं, हमें मतलब हो का हमें कहानी है आपकी हानि। अभी बिहार इलेक्शन आया है, बिहार इलेक्शन में अगर आप नहीं समझेंगे कि आपका हित कहाँ है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मित्रों, गिद्धों की गिद्ध प्रवृत्ति चलेगी, चलती रहेगी, ये बंद नहीं हो सकती, लेकिन आप इन चीज को पहचान लेंगे तो वो गिद्ध आपके तलवे चाटेंगे। दूसरा, सरकार का मतलब ये सरकार सोचे कि कहाँ से एनजीओ से पैसा आ रहा है, कौन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वही सब चीज़ें अगर समझेंगे तो ये लोग बिहाइंड द बार होंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार बिहाइंड द बार करने के लिए इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि हर बार में दंगा फसाद हो तो मान लो जैसे अभी ये वाला दंगा हो गया तो वो वाला मामला दब गया, फिर ये कुछ और नया वाला हो जाएगा तो ये वाला दब गया जाएगा। इसी तरह से एक दंगा दूसरे दंगे को, दूसरे मुद्दे को भटका देता है और सरकार के लिए मुफीद वो आराम से अपने वातानुकूलित कमरे में बैठ कर अपने मनमाफिक लोगों का फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि मुद्दा लोगों को याद ही नहीं रहा है। क्योंकि हम सब लोग इतने दुखी, इतने चिंतित, इतने परेशान हैं अपने अपने मामलों में कि हमको ये ध्यान ही नहीं है कि असल मुद्दा है क्या। लेकिन आप उनको मुद्दा का याद दिलाते रहे, उनको कंसल्टेंट करते रहे। जहां 100-200 ये 100 करोड़ के देशवासी में 10-20 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट कर दिया ना कि भाई हमको समझ में आ गई है कि आप जातीय संघर्ष को बढ़ाने के लिए कितने उतावले रहते हैं, आप स्वर्ण समाज की हितों के अनदेखी के लिए अनुसूचित जाति आयोग के सुप्रीम कोर्ट राज्य को कूड़े में डाल दिया, उसी दिन उनको आपके हित में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और नहीं तो आप इसी तरह से लतियाए जाएंगे, जुतियाए जाएंगे, पीटे जाएंगे। आपके साथ कोई घटना होगा, कोई नेता आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप वोट बैंक नहीं हैं। और विदेशी ताकतें इन दलालों के माध्यम से, इन दोगलों के माध्यम से आपको तोड़ने पर आमादा रहेंगे। ईश्वर करे कि उनकी मनोकामना पूरा ना हो और आप में एकता बनी रहे। इन्हीं सब लोग साथ मैं राकेश परमार आप सबको साझा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।